हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जी के भाई मौसम सर में स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो क्लासेस में हमने राजस्थान की मिट्टियों वाला जो चैप्टर था उसका पार्ट फर्स्ट देखा था। बेसिकली उसमें हमने राजस्थान की मिट्टियों का क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम शेष पार्ट देख रहे हैं राजस्थान की मिट्टियाँ पार्ट 2। देखो, सबसे पहले इसमें हम बात कर रहे हैं राजस्थान की मिट्टी से संबंधित समस्याएं। राजस्थान में मिट्टी से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले जो समस्या है वो हम देखते हैं मृदा अपरदन की समस्या। कौन सी समस्या? मृदा अपरदन की समस्या। आपसे पूछा जाए कि भाई मृदा अपरदन क्या होता है, तो जनरली हम कहेंगे कि भौतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। एक बार फिर मैं बात करता हूं, मृदा अपरदन क्या है? भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटना, क्योंकि मिट्टी का अपने स्थान से बह जाना, हट जाना जो है वो क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। देखो, राजस्थान में जो मृदा अपरदन है, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन है वो कहाँ होता है? पश्चिमी राजस्थान में होता है। पश्चिम राजस्थान में होता है। आपसे पूछा जाए कि कौन से जिले में होता है, तो सबसे ज्यादा हम देखेंगे जैसलमेर जिले में सर्वाधिक मृदापर्दन होता है। लेकिन मृदापर्दन जो है इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कहलाता है वायु द्वारा अपर्दन। कौन सा पार्ट है? वायु द्वारा मृदापर्दन। और दूसरा जो पार्ट है उसको हम देखते हैं जल द्वारा अपर्दन। देखो, वायु द्वारा जो अपर्दन है वो बेसिकली, वापस में बात करूं, पश्चिम राजस्थान में होता है और सर्वाधिक किस जिले में होता है? जैसलमेर जिले में होता है। लेकिन जल द्वारा जो अपर्दन है वो मोस्टली किससे होता है? नदियों से होता है। किससे होता है? नदियों के तीव्र बहाव के कारण होता है। आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा जल द्वारा जो अपर्दन है वो कहाँ होता है, तो हम बात करेंगे पूर्वी राजस्थान में होता है। और कौन सी नदियों से होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल नदी, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कौन सी नदी? घग्घर नदी, चंबल नदी। और सबसे ज़्यादा जल द्वारा जो अपर्दन होता है वो चंबल नदी द्वारा होता है। उसके बाद कौन सी नदी द्वारा? घग्घर नदी द्वारा। देखो, जल द्वारा होने वाले इस अपर्दन को पुनः दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कहलाता है अवनालिका अपर्दन। कौन सा अपर्दन? अवनालिका अपर्दन। और दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है आवरणी या चादरी अपर्दन। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं आपसे, अवनालिक अपर्दन क्या होता है? बेसिकली नदियों के तीव्र बहाव के कारण उबड़ खाबड़ बहुत बीहड़ भूमि का निर्माण होना, नालियों का निर्माण हो जाना, ठीक है, वो अपर्दन कहलाता है अवनालिका अपर्दन, जो राजस्थान में सर्वाधिक सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में देखने को मिलता है। दूसरा हम देखते हैं आवरणीय या चादरी अपर्दन। आवरणीय चादरी अपर्दन के दौरान मिट्टी की ऊपरी जो सतह है, जो उपजाऊ जो लेयर है वो बहकर चली जाती है, उस अपर्दन को कहते हैं आवरणीय या चादरी अपर्दन। ये अपर्दन मोस्टली पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जिसे सबसे ज्यादा देखें तो सिरोही, राजसमंद और उदयपुर जिलों में मोस्टली देखने को मिलता है। देखो, मृदा अपर्दन जो है, इस मृदा अपर्दन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्लो मोशन में मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। या कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने मृदा अपर्दन को कहा मिट्टी का क्षय रोग। क्या कहा? मिट्टी का क्षय रोग, क्योंकि स्लो मोशन में मिट्टी जो है वो अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है। देखो, ये ओवरऑल हुई कौन सी समस्या? मृदा अपर्दन की समस्या। देखो, ये जो समस्या है, इस समस्या के समाधान हेतु हम क्या करें? मिट्टी का कटाव करना बंद कर दें या मिट्टी के कटाव को रोक दें। इसके लिए सबसे कारगर जो उपाय है वो है वृक्षारोपण। कौन सा है? वृक्षारोपण। वृक्षारोपण किया जाए। दूसरा हम बात करते हैं मेड़बंदी। खेत जो है उसकी जो चारों तरफ जो मेड़ है उसको बहुत मजबूत कर दिया जाए, ताकि पानी का बहाव बंद हो जाए और निश्चित रूप से मिट्टी का कटाव रुक जाए। तो ये मृदा अपर्दन की समस्या थी, और ये समस्या के क्या हैं? समाधान है। तो इस प्रकार से ये समस्या हुई मृदा अपर्दन की समस्या। इसी प्रकार से दोस्तों, मिट्टी की दूसरी समस्या की अगर मैं बात करूं तो दूसरी समस्या है सैम समस्या। देखो, सैम समस्या क्या है? हम जानते हैं पश्चिम राजस्थान में एक नहर बहती है
इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी परियोजना? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP। देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, चूंकि हम जानते हैं इसका निर्माण 1958 में हुआ, बहुत पुरानी है, 1958 से 1975 में पहला चरण निर्मित हुआ, तो बहुत पुरानी होने की वजह से देखो इसके आसपास का ये जो भूभाग है, आसपास के इस भूभाग में पानी का लगातार क्या होता है? रिसाव होता है। क्या होता है? पानी का लगातार रिसाव होता है, और पानी के इस लगातार रिसाव के कारण इसके आसपास के इस भूभाग में दलदल बन जाती है, या इसके आसपास का भूभाग दलदल में परिवर्तित हो जाता है। ये जो दलदली क्षेत्र है, इस दलदली क्षेत्र में मिट्टी की पर्टिकुलर गहराई के पश्चात एक परत पाई जाती है, वो परत है जिप्सम की परत। कौन सी परत? जिप्सम की परत। धीरे धीरे चूंकि हम जानते हैं पानी एक पर्टिकुलर गहराई तक तो अंदर जाता है, उसके बाद अंदर जाने से क्या हो जाता है? रुक जाता है, और कुछ समय पश्चात इस दलदली क्षेत्र में ये जिप्सम की परत जो है घुलकर कहां? सतह पर आना प्रारंभ कर देती है। जब ये सतह पर आती है तो इसके आसपास का जो वातावरण है वो दुर्गंध युक्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? दुर्गंध युक्त हो जाता है। इस दुर्गंध युक्त वातावरण के कारण इस IGNP के आसपास के भूभाग में इकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकीय परिवर्तन हो रहे हैं। पारिस्थितिकीय परिवर्तन हो रहे हैं। इन पारिस्थितिकीय परिवर्तनों के अंतर्गत यहाँ बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो गई हैं, एलर्जी जैसी बीमारियां क्रिएट हो गई हैं, साथ में प्रदूषित एरिया होने की वजह से या प्रदूषण होने की वजह से यहाँ फल बनने से पहले ही फूल क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। इसके अलावा पत्तियां झड़ जाती हैं। ये सारे परिवर्तन जो है ये पारिस्थितिकीय परिवर्तन कहलाते हैं। और निश्चित रूप से मिट्टी से संबंधित ये जो समस्या है, इस समस्या को हम बोलते हैं सैम समस्या। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पानी के लगातार रिसाव के कारण इसके आसपास का भूभाग किसमें? दलदल में परिवर्तित हो जाता है। इस दलदली क्षेत्र में जिप्सम की परत के घुलकर कहां? सतह पर आने से इसके आसपास का जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है? दुर्गंधयुक्त हो जाता है। इस दुर्गंधयुक्त वातावरण के कारण यहाँ इकोलॉजिकल चेंजेस या पारिस्थितिकीय परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिससे यहाँ बहुत सारी बीमारियां, एलर्जेटिक बीमारियां, साथ में फल बनने से पहले ही फूल क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं। ऐसी इस समस्या को हम, इस इकोलॉजिकल चेंजेस को हम बोलते हैं सैम समस्या। तो मिट्टी से संबंधित ये समस्या क्या कहलाती है? सैम समस्या कहलाती है। राजस्थान में इस समस्या से सर्वाधिक ग्रसित जो क्षेत्र है वो है बड़ोपल। कौन सा क्षेत्र? बड़ोपल जो गांव पड़ता है, ये कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। हम जानते हैं ये जो समस्या है, इस समस्या के समाधान की अगर हम बात करें आपसे, इस समस्या के समाधान हेतु 2003 ईस्वी में राजस्थान सरकार द्वारा इंडो डच जल निकासी परियोजना किसके सहयोग से? नीदरलैंड या हॉलैंड जो देश है, इस देश के सहयोग से इस IGNP क्षेत्र के, इस दलदली क्षेत्र के पानी को क्या किया जा रहा है? निकाला जा रहा है। कौन सी परियोजना के माध्यम से? इंडो डच जल निकासी परियोजना। इस परियोजना से ये जो एडिशनल जो पानी है, इस एडिशनल पानी को यहाँ से क्या किया जाता है? निकाल लिया जाता है, और यहाँ से ये जो एडिशनल पानी जो रिस रहा है, इस एडिशनल पानी को निकालकर अन्य क्षेत्र में कृषि के लिए उपयोग में ले लिया जाता है, और ये दलदल की जो समस्या है क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा इस IGNP के इस दलदली क्षेत्र में सैम समस्या से ग्रस्त जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा यूकेलिप्टस नामक पौधे क्या किए जा रहे हैं? पौधे लगाए गए हैं। बेसिकली यूकेलिप्टस जो है, इसको हम आम बोलचाल में इसको हम बोल देते हैं सफेदा। हम जानते हैं दोस्तों, सड़क के दोनों ओर आप लोगों ने बड़े बड़े वृक्ष देखे होंगे, ठीक है? वो वृक्ष जो है किसके हैं? यूकेलिप्टस या सफेदा के पौधे हैं। बेसिकली इस पौधे की जल अवशोषण क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा है, और जल अवशोषण क्षमता बहुत ज्यादा होने के कारण ये जो पौधा है इसे आतंकवादी पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि सड़क के दोनों ओर वर्षा काल के दौरान जमा वर्षा जल को ये आसानी से अवशोषित करके वाष्पोत्सर्जित कर देता है। तो
ये हुई हमारी कौन सी समस्या, सेम समस्या। समाधान के लिए हम यूकेलिप्टस का पौधा लगाया गया और साथ में हम कौन सी परियोजना की बात कर रहे हैं, इंडो डच जल निकासी परियोजना, जो नीदरलैंड या हॉलैंड के सहयोग से चलाई जा रही है। इसी क्रम में दोस्तों मैं आपसे तीसरी समस्या की बात करता हूं। तो तीसरी जो समस्या है वो है लवणीयता, क्षारीयता और अम्लीयता की समस्या। लवणीयता, क्षारीयता और अम्लीयता की समस्या। देखो सबसे पहले मैं लवणीयता की बात करता हूं। बहुत ज्यादा देखो तीनों जो समस्याएं हैं इनकी जो उत्पत्ति होती है बेसिकली बहुत ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग और बहुत ज्यादा क्या करने से, सिंचाई करने से, बहुत ज्यादा सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग करने से समस्याएं, तीनों समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले लवणीयता की अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा लवणीय जल से अगर हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, लवणीयता की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और इस प्रकार से लवणीयता की समस्या से ग्रस्त जो भूमि है उस भूमि को कहा जाता है ऊसर, कल्लर, रेह या नमकीन भूमि। कौन सी भूमि, नमकीन भूमि। दोस्तों देखो लवणीयता की जो समस्या है इस समस्या के समाधान हेतु हम रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। रॉक फॉस्फेट का बहुत ज्यादा उपयोग इस समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा 1997 से लवणीय भूमि उपचार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उपचार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बेसिकली वर्तमान में राजस्थान में 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि इस समस्या से क्या है, ग्रसित है। तो बहुत ज्यादा लवणीय जल से सिंचाई करने पर लवणीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के लवणीय भूमि को ऊसर, कल्लर, रेह या नमकीन भूमि कहा जाता है। वर्तमान में राजस्थान में लगभग 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि इस समस्या से ग्रसित है। इस समस्या के समाधान की जहां तक अगर बात की जाए तो समाधान के लिए किसका प्रयोग, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ में राजस्थान सरकार द्वारा 1997 से लवणीय भूमि उपचार कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। दूसरी समस्या की मैं आपसे बात करता हूं, क्षारीयता की समस्या। बहुत ज्यादा क्षारीय उर्वरक और क्षारीय जल, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कठोर जल बोल सकते हैं, तेलिया पानी बोल सकते हैं, क्योंकि इस जल में कार्बोनेट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस जल का जब हम उपयोग करते हैं तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या में मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मिट्टी की जल को अवशोषित करने की क्षमता बहुत न्यून हो जाती है। ठीक है, देखो ये जो समस्या है इस समस्या के समाधान हेतु हम मोस्टली किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा तीसरी जो समस्या है हम बात करते हैं कौन सी समस्या, अम्लीयता की समस्या। बहुत ज्यादा अम्लीय उर्वरकों के प्रयोग से अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से कौन सी समस्या, अम्लीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और अम्लीयता की समस्या के समाधान हेतु जिंक और कैल्शियम सुपरफॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। जिंक और कैल्शियम सुपरफॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। देखो इन तीनों समस्याओं का अगर हमको संयुक्त समाधान करना है, इन तीनों समस्याओं का अगर हम संयुक्त समाधान की बात करें तो इन तीनों समस्याओं के संयुक्त समाधान हेतु हमें हरी खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। बेसिकली हरी खाद क्या है, जितनी भी ये जो दलहनी फसलें हैं इन फसलों को थोड़ा बड़ा हो जाने पर, ग्रीन हो जाने पर काट कर मिट्टी में क्या कर देना, दबा देना, वो खाद कहलाती है हरी खाद। इसके अलावा दलहनी फसलें जो है, उड़द वगैरह जो है, उड़द है, मूंग है, इन फसलों को बहुत ज्यादा इस भूमि में बोया जाता है। ठीक है, तो ये समस्या हुई हमारी लवणीयता, क्षारीयता और अम्लीयता की समस्या। तो मिट्टी से संबंधित तीन समस्याओं के बारे में आपसे मैंने बात की है। सबसे पहली समस्या जो थी वो कौन सी थी, मृदावर्धन की समस्या। दूसरी समस्या की बात की हमने कौन सी समस्या, सेल समस्या। और तीसरी समस्या की हमने आपसे बात की वो थी लवणीयता, क्षारीयता और अम्लीयता की समस्या। इसी क्रम में दोस्तों अब मैं मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा आपसे करता हूं। महत्वपूर्ण तथ्य देखो, सबसे पहले राजस्थान जो है देश में कुल जो व्यर्थ भूमि है, देश की कुल जो व्यर्थ भूमि है उसका 20% अकेले कहां है, राजस्थान में है। इस दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। देखो
व्यर्थ भूमि जो है ये राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए कि भाई राजस्थान में सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि वाला जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है, जिसकी लगभग 38 से 40% भूमि कैसी है, व्यर्थ है। देखो व्यर्थ भूमि में भी दो कंडीशन है, एक भूमि कहलाती है मरुस्थलीय व्यर्थ, मरुस्थलीय व्यर्थ, और दूसरी जो भूमि है वो कहलाती है पहाड़ी एवं पठारी व्यर्थ भूमि, व्यर्थ भूमि। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है। सर्वाधिक मरुस्थलीय व्यर्थ भूमि वाला जिला भी आंसर क्या आएगा, जैसलमेर ही आएगा। सर्वाधिक पहाड़ी एवं पठारी व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है, राजसमंद है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान में न्यूनतम व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है, श्री गंगानगर। राजस्थान में सबसे कम जो व्यर्थ भूमि पाई जाती है वो श्री गंगानगर जिले में पाई जाती है। देखो आगे हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला, कृषि योग्य भूमि वाला जिला। तो राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला जो है वो बाड़मेर है। कौन सा है, लगता नहीं है बाड़मेर, लेकिन सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर है। वही अलग बात है कि बाड़मेर में जल की पर्याप्तता के कारण बहुत ज्यादा कृषि नहीं होती है। यहाँ केवल वर्षा आधारित कौन सी कृषि, बारानी कृषि ही होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर है। जबकि राजस्थान में न्यूनतम कृषि योग्य भूमि वाला जिला, न्यूनतम कृषि योग्य भूमि वाला जिला है, कृषि योग्य भूमि वाला जिला है वो कौन सा है, राजसमंद है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला बाड़मेर है। वो एक अलग बात है कि वहां पानी की अपर्याप्तता की वजह से कृषि बहुत ज्यादा नहीं की जाती है, केवल वर्षा आधारित कौन सी कृषि, बारानी कृषि ही की जाती है। जबकि राजस्थान में न्यूनतम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है, राजसमंद है। देखो एक और शब्द में काम में लेता हूं, प्रतिभूमि। कौन सी भूमि, देखो प्रतिभूमि क्या है, ऐसी भूमि जिसमें एक बार कृषि करने के पश्चात उसे कुछ समय के लिए क्या छोड़ दिया जाए, खाली छोड़ दिया जाए, वो भूमि कहलाती है प्रतिभूमि। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिभूमि की अगर मैं आपसे बात करूं तो सर्वाधिक प्रतिभूमि जो है वो कौन से जिले में है, जोधपुर जिले में है। जबकि न्यूनतम प्रतिभूमि की अगर बात की जाए तो न्यूनतम प्रतिभूमि कौन से जिले में है, भरतपुर जिले में है। तो सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जो जिला है कौन सा है, जोधपुर है। जबकि न्यूनतम प्रतिभूमि वाला जिला भरतपुर है। इसी क्रम में दोस्तों मैं आपसे आगे बात करता हूं। देखिए राजस्थान में मिट्टी से संबंधित जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के परीक्षण हेतु वर्तमान में 8 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं वर्तमान में मौजूद है। कहां कहां है, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं श्री गंगानगर, उसके बाद नंबर 2 हम देखते हैं अलवर, नंबर 3 मैं बात करूं आपसे जयपुर, नंबर 4 हम बात करते हैं कोटा, नंबर 5 हम देखते हैं झालावाड़, नंबर 6 देखते हैं डूंगरपुर, नंबर 7 बांसवाड़ा, और नंबर लास्ट की अगर हम बात करें तो वो है जोधपुर। देखो इनमें सबसे प्राचीनतम जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वो जोधपुर है, जिसकी स्थापना 1958 में भारत सरकार के सहयोग से की गई। इसके अलावा देखो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ श्री गंगानगर से, कहां से, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से एक योजना की शुरुआत की। वो योजना थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस योजना की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ श्री गंगानगर से की। आगे अगर हम दोस्तों इसी संदर्भ में आगे अगर हम आपसे बात करें, देखो जनरली हम देखते हैं कि आईजीएलटी क्षेत्र में सेम समस्या के समाधान हेतु हमने इंडो डच जल निकासी परियोजना की बात की, लेकिन यही सेम समस्या जो है ये अगर
हम बात करें चंबल सिंचाई परियोजना, चंबल सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सेम समस्या के समाधान हेतु कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से एक परियोजना चलाई जा रही है। परियोजना का नाम है राजाड़ परियोजना। कौन सी परियोजना? देखो आईजीएमपी क्षेत्र में सेम समस्या के समाधान हेतु नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच जल निकासी परियोजना चलाई जा रही है, जबकि चंबल सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सेम समस्या के समाधान हेतु किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से कौन सी परियोजना? राजाड़ परियोजना चलाई जा रही है। देखो इसी संदर्भ में आगे महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं आपसे बात करूं, राजस्थान में प्रमुख भूमि सुधार कानून, प्रमुख भूमि सुधार कानून, कौन कौन से कानून बनाए गए? सबसे पहला है राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम। यह अधिनियम जो है 1952 में बनाया गया। उसके बाद दूसरा जो अधिनियम है जो वर्तमान में भी लागू है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम 1955 में बनाया गया, जिसको आरटी एक्ट बोलते हैं, राजस्थान टेनेंसी एक्ट बोलते हैं, जो वर्तमान में लागू है। इसके अलावा एक और हम बात करते हैं राजस्थान जमींदारी एवं विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, उन्मूलन अधिनियम, और ये अधिनियम बनाया गया 1959। दोस्तों इस प्रकार से ये राजस्थान की मिट्टी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे। बेसिकली पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप दोनों को प्रॉपर रूप में देखकर अपना ये चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आपको अवश्य मिल सके। धन्यवाद।